नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। छत्तीसगढ़ में बीजापुर सुकमा सीमा पर सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं और 14 जवान जख्मी हुए हैं। इस मुठभेड़ में 6 नक्सली भी मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और नक्सली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुकमा के टेकलगुड़ेम गांव में आज ही एक सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया था। कैंप स्थापित करने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी और कोबरा बटालियन के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स के जवान इलाके में कैंप के नजदीक डोनागुड़ा अलीगुड़ा की ओर गश्त पर निकले थे। उस दौरान नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों की गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद नक्सली जंगल की आड़ लेकर वहां से भाग गए। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद हुए हैं, 14 जवान जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। घायल जवानों का सिलगेर कैंप में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर भेजा गया है। फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे हमारे जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है और रायपुर में फिलहाल सभी जवानों का इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे जवान जो है सभी खतरे से बाहर है। दिनों में बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर इलाके में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ क्षेत्र में जनता के मनसानुरूप विकास कार्य को भी गति देने का तथा मूलभूत सुविधा से उनसे लाभान्वित करने के लिए लगातार कैंप स्थापना की जा रही है। उस सिलसिला में आज जिला बीजापुर एवं सुकमा की सीमावर्ती टेकलगुड़म क्षेत्र में एक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए जिला सुकमा एवं बीजापुर से संयुक्त रूप से सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी के बल रवाना किए गए थे। कैंप स्थापना का कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान माओवादियों का बैटल नंबर 1 एवं अन्य जो फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारे कैंप सुरक्षा के लिए लाए हुए तो बल के ऊपर हमला किए गए थे, उसकी जवाबी कार्रवाई में जवानों द्वारा काफ़ी मजबूती से रिटेलिएशन की गए थे। लगभग 3-4 घंटे चली इस मुठभेड़ में माओवादियों को भी काफ़ी बड़ी क्षति पहुंचाने का पूरा संभावना है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा कोबरा का 2 जवान एवं 150 बटालियन सीआरपीएफ के 1 जवान, कुल 3 जवान इस घटनाक्रम में शहीद हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान घायल हुआ, सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके इधर जैदलपुर में एवं रायपुर में ट्रीटमेंट दी जा रही है। उनका स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है और नक्सली के कम से कम 6 माओवादियों का भी इस मुठभेड़ में मारा जाने का हमारे पास जो वीडियो विजुअल्स पर प्राप्त हुआ है और आसपास और सर्चिंग जारी है। इस पर बातचीत के लिए एलएन राव, पूर्व पुलिस अधिकारी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और अजय चंद्राकर जो नक्सल एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे और इसके अलावा अलग अलग जगहों से सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला सवाल एलएन राव जी मेरा आप ही से है कि कब तक हम अपने जवानों को इस तरीके से खोते रहेंगे सर? यहाँ पे कोबरा बटालियन जो है इनकी युद्ध शैली की तारीफ न सिर्फ देश बल्कि दुनिया करती है। डीआरजी के जवान लोकलाइट होते हैं, वो भली भांति जानते हैं नक्सलियों से किस तरीके से लोहा लेना है। इसके बावजूद आज हमने अपने 3 जवानों को खोया है। देखिए दीपिका जी, ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन और जो ऑपरेशन हम करते हैं उग्रवादियों इसमें माओवादियों के खिलाफ, ये इतना आसान नहीं है। डेफिनेटली कोबरा बटालियन आपने जैसा बताया हमारे विश्व भर में प्रसिद्ध मानी जाती है और देश में तो सीआरपी की दी बेस्ट बटालियन है कोबरा बटालियन। और इसको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट हथियार ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। लेटेस्ट ट्रेनिंग ऑल्सो, हमारे जवान अच्छे वेल ट्रेन होते हैं, इसमें उन्हीं को कोबरा बटालियन में भेजा जाता है और इनके पास सारी टेक्निक्स होती है किस प्रकार से माओवादियों से लड़ना है। और खासतौर से कोबरा बटालियन उसी क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ और दूसरे झारखंड एरिया में जहां आंध्र प्रदेश उसी एरिया में ज्यादा इनको डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि वहां के जो माओवादियों की जो नीतियां हैं, जो स्ट्रेटेजी है, उनके बारे में इनको जानकारी है। और ओवर द पीरियड जब हमारे जो जवान वहां पर होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं जो इस कैसे खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, तो उनके वहां पर अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट बन जाते हैं। यानी कि किस प्रकार से खबर इकट्ठी करनी, यानी कि इंग्लिश में आप बोलें तो इंटेलिजेंस कलेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। जब तक आपके पास खबर नहीं है, सही ढंग की सटीक खबर नहीं है, तब तक आप इसमें कामयाब होना मुश्किल है। क्योंकि और वो खबर कौन देंगे? यही कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वहाँ के निवासी हैं, जिनके कांटेक्ट में ये माओवादी रहते हैं,
वो खबर देते हैं और उसी खबर पर हम एक्शन लेते हैं। कई बार माओवादियों की भी एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि झूठी खबर दे दी जाती है और वो झूठी खबर देकर हमारे जवानों का और ज्यादा नुकसान करवा सकते हैं। तो आज का जो ये घटनाक्रम हुआ है उसमें 3 जवान हमारे शहीद हुए, उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं उनको शहीदी पर। और जो हमारे 14 जवान जो जख्मी हैं वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं, अच्छी खबर है। और साथ साथ 6 माओवादी को मारे जाने की खबर जो है ये भी एक हौसला बढ़ाई करने की बात है। हमारे जो जवान लगातार इन लोगों से लड़ रहे हैं, अगर वो उसमें कामयाबी मिलती है कि हमने 3 से ज्यादा डबल मार दिए हैं, तो वो भी एक प्रकार से हमारा मोरल बूस्टिंग है। और इसी मोरल बूस्टिंग के दम पर हम आगे वहां पर हमारे जो जवान है वो लड़ते रहेंगे। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये आपने जैसा कहा कि कब तक हम शहीद करते रहेंगे, ये दिस इज ए प्रोफेशनल हैजर्ड। क्योंकि हमारे जो ये जवान जो काम करते हैं इनको मालूम है कि ऐसे जगह काम कर रहे हैं तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, पूरा रिस्क होता है, इनको रिस्क की जानकारी है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई ये सब हो गया। वहां पर आपने देखा होगा हर साल कोई इनको ये उग्रवादी जो माओवादी हैं ये अटैक करते रहते हैं और इसमें कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। और इस दौरान हमारे जवानों की क्षति जरूर होती है, लेकिन हम किस प्रकार से मिनिमम क्षति करते हुए उनको मैक्सिमम नुकसान पहुंचाएं, इस बात पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं हमेशा इसमें हमारा विचार विमर्श होता रहता है और उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो सब कार्रवाई करते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि ये आगे भी, और जो अभी जो ऑपरेशन जिन लोगों ने अटैक किया है उनको जल्द से जल्द कॉम्बिंग ऑपरेशन करके और बाकी वो सब कार्रवाई उनकी जारी है, वो चल रही है, उनको दबिश डाली जा रही है और मैक्सिमम लोगों को वहां पर राउंड अप किया जाएगा या उनके साथ में मुठभेड़ अगर हुई तो वो मारे भी जा सकते हैं। दीपिका, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक 6 नक्सलियों के खात्मे की खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह भी है कि आंकड़ा नक्सलियों की मौत का और ज्यादा बढ़ सकता है। जुल्फिकार, 14 जवान हालांकि खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अस्पताल की तरफ से क्या अभी तक कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है? अभी अस्पताल में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो 8 जवानों को लाया गया है, इन्हें 2 अलग अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। एयर एम्बुलेंस के जरिए जब एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बना के इन्हें बालाजी हॉस्पिटल और एक निजी और दूसरी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है, नारायण हॉस्पिटल में। तो इनका इलाज जो है चल रहा है। टीम गठित कर दी गई थी, पहले से ही सूचना दे दी गई थी अस्पतालों को, बालाजी अस्पताल के, नारायण हॉस्पिटल के। तो वहां पे एक टीम गठित कर दी गई और जैसे ही जवान पहुंचे एयरपोर्ट से अस्पताल तक का जो ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था और उसके बाद उनको इलाज दिया जा रहा है। ये जरूर बताया जा रहा है कि अभी जितने जो जवान घायल रायपुर में लाए गए हैं वो खतरे से बाहर हैं। हालांकि अभी पूरा उनका चेकअप होगा और चेकअप होने के बाद डॉक्टर हो सकता है कि 1 से 1.5 घंटे बाद हेल्थ बुलेटिन जारी करें कि किस तरीके से कहाँ पे कितनी ज़्यादा चोटें हैं और कितनी गंभीर स्थिति है। लेकिन फिलहाल जो डॉक्टरों का कहना है, आधिकारिक बयान कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन जो रायपुर लाए गए हैं जवान वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि 14 जवान जो घायल हुए हैं उनमें से 8 ही रायपुर लाए गए, बाकी 6 जवान जगदलपुर में हैं। तो ये घटना पर प्रशासन की भी पूरी नज़र है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसका दुख व्यक्त किया है और ये खबर आ रही है कि गृह मंत्री जो विजय शर्मा हैं वो अब से कुछ देर बाद घायल जवानों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं और उनका हालचाल जान सकते हैं किस तरीके से ये घटना हुई है। हालांकि बस्तर जो क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर बहुत बड़ी चुनौती होती हैं और हमारे जो जवान हैं उन चुनौतियों का मुकाबला करते हैं। और आज जो घटना हुई है, तो जिस कैंप को स्थापित, नए कैंप को स्थापित किया जा रहा था, वहां पे ये घटना हुई है। तो घटना दुखद है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो जो कैंप स्थापित किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं नक्सलिज्म पर अंकुश लगाने के लिए ये कवायद पूरी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, नक्सली के खात्मे के लिए ये कोशिश लगातार की जा रही है। सलीम शेख सुकमा से हमारे को लगातार अपडेट दे रहे हैं। सलीम, ये बताइए जरा, अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? जी, अभी मुठभेड़ रुक गया है। जवान पूरे घटना स्थल के सर्चिंग कर रहे हैं। नक्सली जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गए हैं। घटना स्थल की सर्चिंग की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है जो घटना स्थल पर जो खून के धब्बे दिख रहे हैं, बीजीएल माओवादियों द्वारा जो दागे गए हैं, उसकी भी जांच की जा रही है, किस तरह के मेटल इसमें यूज किए गए हैं। और घटनास्थल पर जिस तरह से जो खून के धब्बे देखे जा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है।
कई नक्सलियों को गोली लगी है। और हालांकि पुलिस 6 नक्सलियों के मारे जाने का दावा जरूर कर रही है। हालांकि डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आंकड़ा माओवादियों के मारे जाने का बढ़ सकता है। और लगातार उस इलाके में सर्चिंग की जा रही है। सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी की टीम लगातार उन इलाकों तक, माओवादियों के जो ठिकाने हैं, जहां माओवादी अपने आप को महफूज समझते हैं, उन इलाकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे माओवादियों को, नक्सलियों को पूरे खात्मे के लिए पुरजोर कोशिश हमारे जो सुरक्षा बल कर रहे हैं। अजय चंद्राकर भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, क्योंकि आप नक्सल एक्सपर्ट है। आप भली भांति जानते हैं कि नक्सलियों से किस तरीके से लोहा लेना है। हमारे जवान हाईटेक है और तमाम वो इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण उनके पास मौजूद है, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद कहां पर चूक रहती है सर? क्योंकि आए दिन ये खबरें जब आती है, हमने अपने जवानों को खो दिया है, ये बहुत दुख देती है। देखिए, यहाँ पर बस्तर से विकास तिवारी जी है। जो बस्तर का ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहां विकास भाई नहीं पहुंचे होंगे। और ये एसेट हैं नक्सली समस्या के समाधान के मसले के ऊपर। ये समस्याओं को करीब से जानने वाले बहुत चंद पत्रकार हैं, उनमें से एक विकास तिवारी जी। प्रश्न यह है कि खून के फैज अहमद फैज का एक शेर है। अभी संवाददाता जी जो कह रहे थे बस्तर से, खून के धब्बे धुलेंगे न जाने कितनी बरसातों के बाद। देखिए, अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो यह घटना तो राजा भंजदेव जी के महल में जब गोलीबारी हुई थी और उस समय से जो पॉलिटिकल पर्यावरण था उसको बिगाड़ा गया। उस समय के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर अकबर, उस समय के एसपी, जिस तरह से ये आरोप लगाए बस्तर जैसे शांत एरिया में कि ये बस्तर को मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड बनाना चाहते हैं, भारत के संग में नहीं रहना चाहते, तो एक ऐसा कह सकते हैं कि वो प्रकार से इम्पैक्ट छोड़ गया बस्तर के भोले भाले जो नोबल सेवेज हैं उन नागरिकों के लिए। और वहां से ये बात एनडी पांडे जी की जो न्यायाधीश थे उनके जांच रिपोर्ट में भी आया। तो वहां से आगे बढ़ते बढ़ते 80 के दशक से और इस तरह की घटनाएं यहां पर नो डाउट जो सीआरपीएफ का जो एक आंकड़ा था कि हर 5 किलोमीटर में कैंप होनी चाहिए, और राजनाथ जी जब गृह मंत्री होते थे केंद्र के, तो उस समय समाधान करके वो एक योजना लाए थे। और उसी समाधान योजना के तहत बस्तर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कॉम्बिनेशन बना करके आगे बढ़ रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि आम नागरिक कई बार मारे जाते हैं, इसका भी ख्याल रखा जाता है और रखना चाहिए। अब दूसरी बात है, जो एक देश के कानून व्यवस्था में या संविधान में या विधि के शासन में विश्वास नहीं करते और इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, जो हमारे आर्मी के या फिर पुलिस के नौजवान हैं उनको तैयार करने में कितना मेहनत लगता है, इनका भी वो ख्याल नहीं रखते। और यहाँ पर साइकोलॉजिकल रूप से जवानों को भी चाहिए कि लोकल जो पुलिस है उनके साथ कॉम्बिनेशन बना करके, तालमेल स्थापित करके, सूचना के ऊपर वहां पर तो इस तरह की खुफिया संचार होता है। कभी और समय रहेगा तो इसके ऊपर डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन मूल प्रश्न यह है, यह बहुत दुखद घटना है और इसके लिए अंत में राजनाथ जी का जो फार्मूला है उससे अच्छा फार्मूला तो अभी तक नहीं दिखा। समाधान करके वो दिए थे, इसका मतलब वो जिस तरह से स्मार्ट लीडरशिप की बात किए थे, जहां पर एग्रेशन चाहिए वो भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए। बिल्कुल, इन तमाम मोटिवेशन के साथ हमारे जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास, सरकार की तरफ से कहा गया था कि नक्सलियों से बातचीत करेंगे, जरूरत पड़ी तो वीडियो कॉल के जरिए भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बातचीत से समाधान की पहल कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की जा रही थी। लेकिन आज जो नक्सलियों की तरफ से कायराना हरकत की गई है, तो ये मान लिया जाए कि वो सिर्फ गोली की भाषा जानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। ये राजनीतिक बयान है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अगर सरकार बातचीत के लिए तैयार है, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्होंने भी कहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये लाइन कई वर्षों से लगातार सरकार दोहरा रही है। 4 दशक से बस्तर में माओवाद है और कई बार सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो मुखिया होते हैं, इस लाइन को लगातार दोहराते हैं। लेकिन माहौल बनाने की बात अभी तक कहीं से नहीं हुई है। पहली बार किसी गृह मंत्री ने एक नया
तरीका इजाद किया, उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल से भी बातचीत संभव है। जी। लेकिन इसके आगे क्या, कैसे बातचीत होगी, वहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, वहां से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इस पर बातचीत नहीं। और इसके आगे आपकी बातचीत का क्या वहां से कोई रिस्पॉन्स आया। आप लगातार कैंप लगा रहे हैं, वो लगातार कैंप का विरोध कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम वीडियो कॉल के जरिए भी बातचीत कर सकते हैं। तो इससे आगे भी बढ़कर कुछ करना होगा समाज सेवियों को, या वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो ग्रामीण सरपंच हैं, जो आपको पता है कि वो किसी न किसी माध्यम से उनके संपर्क में हैं, जिन इलाकों में उनकी सबसे ज्यादा आमदरफ्त होती है, उन इलाकों में जाकर आप अगर माओवादियों का यह संदेश या उनसे सीधे बातचीत करने का भी कुछ प्रयास करें, तो हम समझे कि यहाँ सरकार वाकई में इसमें जरूरी पहल कर रही है। लेकिन जिस तरह से कैंप लगाए जा रहे हैं और सरकार ना माओवादी लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, ये बात ठीक है कि 6 माओवादियों को मार जाने की का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये भी बात सही है कि अब तक एक भी मारे गए माओवादी का शव या घायल माओवादी का को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। साथ ही साथ वहां पर जो खून के धब्बे हैं, केवल वही हमारे पास एक साक्ष्य है जो इस बात को हम मान सकते हैं कि कुछ माओवादी वहां से घायल हैं। वरना इस बात की पुष्टि है कि 3 जवान जरूर शहीद हुए, 14 जवान जरूर घायल हुए, और ऐसा नहीं है कि ये बला टल गई है। आप माओवादियों के उस गढ़ में आपने कैंप लगाया है, जो बटालियन का इलाका है, जो आज भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बटालियन से लड़ पाना, क्योंकि बटालियन का निर्माण जब से माओवादियों ने किया है तब से उन्होंने झीरम हो या ताड़मेटला की घटना हो जिसमें 76 जवानों की उन्होंने हत्या की, या टेकलगुड़ा 2021 की इसी इलाके में जो घटना थी वो भी बटालियन के द्वारा की गई घटना है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे सरकार को उन्होंने घुटने पे लाके खड़े कर दिया था और बताया था कि बटालियन की ताकत क्या है। उन इलाकों पे अगर आप कैंप लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज के मुठभेड़ के बाद आपके हफ्ते आपने वहां पे कब्जा कर लिया है। ये चुनौतियां भी लगातार होंगी। आगे की चुनौती के लिए आप कैसे तैयार होंगे, आप बैकअप पार्टी कैसे तैयार करके रखेंगे। आप सोचिए कि 4.5 घंटा तक वो माओवादी आपके ऊपर अटैक करते रहे, वो लगातार बीजीएल दागते रहे, लगातार फायर करते रहे, वो भी उस वक्त जब आप दावा कर रहे हैं कि उनके पास कारतूस की कमी है। अभी कुछ ही दिन पहले 16 जनवरी को उन्होंने धर्मावरम में लगभग 4 से 4.5 घंटे तक फायर किया था पूरी रात। उस दौरान भी उन्होंने लगभग 1000 बीजीएल दागे थे। यहाँ पे भी हालांकि अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन अगर बीजीएल की संख्या देखी जाए तो 500 से 600 की संख्या तो अभी भी मानी जा रही है। ऐसे में आपके आगे की रणनीति क्या है, बैकअप टीम क्या है, बैकअप के लिए क्या रणनीतियां हैं। तो अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। आपने बिल्कुल, चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है राव जी, क्योंकि देखिए हमारे बटालियन, हमारे जाबाज जवान और डीआरजी के जवान धरतीपुत्र, जिनकी शैली से नक्सली कहीं ना कहीं कांपते हैं, वो भली भांति जानते हैं उस इलाके को। इसके बावजूद जो आज हमारी क्षति हुई है, हमारी तरफ से कोई चूक रही है क्या? देखिए दीपिका जी, हमारी तरफ से चूक हम कहेंगे तो हमारे जो जवान हैं उनका मोरल डाउन होगा। हमें कभी चूक नहीं कहना चाहिए हमें, और हमें सजग लगातार सतत हमें इसमें प्रयास में लगा रहना चाहिए। कोई ये घटना आज की एक घटना नहीं है। आप पीछे 10 साल का 15 साल का रिकॉर्ड देखें तो वो हमारी लड़ाई नक्सल और मारवाद से होती रही है, और हम नए नए तरीके निकाल रहे हैं। और नो डाउट कि अभी ये जो नए कैंप भी लगाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि वहां पर लोगों की सुख सुविधाओं को बढ़ाया जाए, और जो नक्सल है उनको लगे कि हाँ तुम पे प्रेशर ज्यादा है। तो यही एक पर्पज होता है। सरकार की नीतियां भी ऐसी चल रही हैं कि दोनों तरफ से नीति चल रही है सरकार की, कि एक तरफ से इन नक्सलियों को आइडेंटिफाई करके उनको मोटिवेट करके हमारे जो इसकी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश किया है। उस तरफ भी हमारी जो सरकार है उसमें काम कर रही है। जो हमारा गृह मंत्रालय वो इस बारे में भी लगातार सतत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पक्का उनके ऊपर प्रेशर डालना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक उनका मोरल डाउन नहीं होगा। और मैं ये आपको एक बड़ा बता देता हूं, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड में काम कर चुका हूं, कि हम कभी भी डिमोरलाइज इसमें नहीं हो सकते, नहीं होना भी नहीं चाहिए कभी भी। क्योंकि अगर हमारे जवान और हमारे ऑफिसर इसमें डिमोरलाइज हो गए तो आगे इनका हौसला बढ़ेगा। राव जी, यहाँ पे डिमोरलाइज होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे जाबाज जवान तो ऐसे जो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं। लेकिन जी। क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, किस तरीके से इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है? डेफिनेटली ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए हमारे पास। लेटेस्ट हमारा
जो ट्रेनिंग जो सेक्टर है उसको हमें एक से एक बढ़िया बनाकर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी हमारे हथियारों को, नए नए हथियार के साथ में, और जिस प्रकार से ये माओवादी और नक्सल लोग हैं ये कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं उसकी जानकारी हमारे सभी जवानों को होनी चाहिए। किस प्रकार से एरिया में एम्बुश करते हैं, कैसे इन्होंने लैंड माइनिंग बिछा रखी है और किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ करती हैं, वो उनको जानकारी होना जरूरी है हमारे जवानों को। और वो उस बारे में लगातार हमारी ट्रेनिंग कैंप भी वहां चलते रहते हैं। हमारे जो जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे जवानों को और ऑफिसर्स को लगातार इम्प्रोवाइज तरीकों की जानकारी देते रहते हैं। इसके साथ साथ एक बात मैं और बता दूं कि वहां पर जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बड़ा जरूरी है। लोगों में अपनी खबर लेने की जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या वहाँ की लोकल पुलिस है, वो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है और वो वहां पर होता रहता, तभी ऐसे एक्शंस होते हैं कि जब कोई खबर मिलती है तो उसके ऊपर जो माओवादियों के ग्रुप के ऊपर हम अटैक करते हैं, या कोई ऐसी खबर मिलती है कि माओवादियों ग्रुप हम पर अटैक करने वाला है, तो फिर हम डिफेंसिव तरीके से उनका सख्ती से सख्त मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये बात आपकी सही है कि हम ऐसे इम्प्रोवाइज डिवाइसेज या इम्प्रोवाइज तरीके हम इजाद करते रहे, उनको लगातार उसको इस्तेमाल करते रहे ऐसे ऑपरेशंस में, ताकि आगे इनके ऊपर दबाव बना रहे और इनको कंट्रोल करने में जल्दी से जल्दी हमारे को सफलता मिले। जी सलीम, ये घटनास्थल से रिहायशी इलाका कितना दूर है और अभी वहां पे किस तरीके का माहौल है? जो घटना स्थल है वो टेकलगुड़ा बेहद जंगल, पूरे पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है जी। बस्तर के अमूमन जो गांव होते हैं वो उनकी जो घर होते हैं, घर जो निर्माण होते हैं वो कई 20 मीटर 30 मीटर की दूरी पे होते हैं। जैसे जो रिहायशी इलाके होते हैं, शहरी इलाके होते हैं, जो घर के बाजू में घर का निर्माण होता है, वैसा नहीं होता है जंगल का जो इलाका है। बस्तर में खासकर इस तरह के कई गांव आप देख सकते हैं जो बेहद दूर दूर में बसे होते हैं। जो टेकलगढ़ का इलाका है वो सिलगेर के करीब है। सिलगेर वहां से करीब 5-6 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है। इसलिए सीआरपीएफ के जो जवान हैं, डीआरजी और एसटीएफ, उस इलाके पर सर्चिंग करते रहते हैं। और सिलगेर के करीब ही पुवर्ती इलाका है जो माओवादियों को जो हेड है हिडमा जी, उसी गांव का रहने वाला है, उसी को घेरने की तैयारी में है। बिल्कुल, और सुकमा बिल्कुल यहाँ पे हमारे जवान जो है को यहाँ पे नक्सल को पूरी तरीके से खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी, नक्सलियों के खात्मे के लिए, लाल आतंक को धकेलने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए क्या कोशिश, क्या सख्त कदम अभी सरकार की तरफ से और हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से उठाने चाहिए? देखिए, रोग इतना पुराना है कि उस दृष्टिकोण से पहली बात तो है संवैधानिक प्रयास, और संवैधानिक प्रयास के लिए वहां पर समानता, स्वतंत्रता, न्याय की बात होनी चाहिए। वैधानिक प्रयास भी करना है और प्रशासनिक प्रयास भी, जिसमें बातचीत भी हो। और गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक है, जो उनसे बातचीत की बात कर रहे हैं, समझौता हो, वैचारिक असमानता है तो सीज फायर की भी बातचीत हो, और हमारे नौजवानों को सुरक्षा का जो प्रयास है उसमें तो कठोर रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन विकास के अन्य पहलुओं के साथ ही साथ गुरिल्ला युद्ध में भी और शायद ज्यादा अच्छे ढंग से प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ऐसा लगता है। क्योंकि बार बार जब भी घटनाएं घटती हैं तो सुरक्षा बलों की जो के साथ यही कहा जाता है कि ये जो जान गई है, शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं चूक हो गई है। तो मूल बात है यहाँ पर, अगर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी बातचीत करने की का भी इस घटना के बाद स्टेटमेंट दिए हैं तो उसको वो क्रियान्वित करें और सबसे पहले सीज फायर करें और बातचीत करें। जी, तो उम्मीद करते हैं इसी बातचीत के साथ, इसी समझौते के साथ ये जो कहीं ना कहीं समस्या है इसका एक समूल नाश हो, एक परमानेंट सोल्यूशन निकल आ जाए, यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप सभी का एल एन राव जी, अजय चंद्राकर जी, जुल्फिकार, सलीम और विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।